साक्ष्य में मृत्युकालिक कथन ग्राह्य है या नहीं, इस पर जो हम चर्चा करते हैं कि जो आदमी मृत्यु शैया पे है या काल के मुंह में है, जो आदमी, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह उसका अंतिम समय है, वो जो बोलेगा सत्य बोलेगा और उसकी कोई किसी को दुश्मनी बस किसी मुकदमे में फंसाने की उसकी मंशा नहीं होती। तो आदमी मृत्युकालिक कथन उसको कहते हैं जो मृत्यु के समय, जैसे किसी ने किसी को मारा है, जैसे क ने खा को मार दिया है, खा गिर पड़ा है, बस मरने ही वाला है वो, इसी समय वो अपना कथन करता है, मजिस्ट्रेट पहुंच जाता है, वो कथन करता है कि फला ने हमको मारा है, और उसके बाद वो मर जाता है। तो यह मृत्युकालिक कथन हुआ। तो मृत्युकालिक कथन सत्यता की छाप लिए हुई होता है, इसलिए मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है, क्योंकि वो मिल नहीं सकता बाद में फिर। तो जैसे एक उदाहरण हम देते हैं और इसका, जैसे का एक महिला है, कब महिला की शादी ख के साथ हुई है, ग उसके परिवार वाले हैं, उसके सास है जो दहेज के लिए प्रताड़ित करती है, और एक दिन खा और ग मिलके क को जान से मार डालने की नीयत से उसके आग से जला दिए उसको। गांव वाले मोहल्ले वाले दौड़े, आग बुझाए, उसको बचा लिए, अस्पताल गई। अस्पताल में मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन हुआ, पुलिस आई, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म हुआ, मजिस्ट्रेट आया, उनका कथन नोट किया, पुलिस ने भी नोट किया 161 के तहत, और मजिस्ट्रेट ने भी नोट किया। मजिस्ट्रेट के सामने उसने बताया कि ख और ग ने मिलके उसको मारा है, माचिस की तीली से आग लगा दिया है, पेट्रोल छिड़क के। तो और उसके थोड़ी देर बाद वो मर जाती है, कब मर जाती है। तो ये जो मृत्युकालिक कथन दिया किया है वो सत्यता की छाप ली हुई होता है। तो ये मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है, यद्यपि वह नहीं मर गया, लेकिन ये ग्राह्य है। लेकिन जैसे मान लीजिए का ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खा को गोली मार दिया, खा गिर पड़ा, कुछ लोग आए उसको खा को अस्पताल ले गए, अस्पताल में उसका मृत्युकालिक कथन लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने मृत्युकालिक कथन हो गया। उसके बाद उसकी दवा हुई, इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, वो बच गया। का ने जो खा को मारा था क्या बच गया। अब न्यायालय में अब यहां प्रश्न ये उठता है, अब जो खा बच गया है, का ने खा को मारा है, खा बच गया, मरा नहीं, तो मृत्युकालिक कथन नोट किया गया था, मजिस्ट्रेट ने नोट किया था मृत्युकालिक कथन, तो क्या मृत्युकालिक कथन माना जाएगा, क्या वह साक्ष्य में ग्राह्य है या नहीं। तो अब इसका उत्तर है कि वह मृत्युकालिक कथन है ही नहीं, क्योंकि जब वो बच गया तो उसका जो है 161 के अंतर्गत, 161 सीआरपीसी जो है साधारण जो बयान होता है उसके अंतर्गत वह बयान, उसका कथन ट्रीट किया जाएगा। अब मृत्युकालिक कथन वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आदमी की मृत्यु नहीं होती है और वो बच जाता है, तो जो कथन उसने अपना किया है तो वह 161 में अन्वेषण के विवेचना के दौरान जो कथन माना जाएगा वो मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा। मृत्युकालिक कथन में ये इतना है कि जब वो आदमी मर जाए, मिले न, तो वो मृत्युकालिक कथन माना जाता है। सेक्शन धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
BSC मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 148 यानी 148 में यह प्रावधान दिया गया है कि पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा जीरा, यानी पूर्व में जो उसके कथन लिखे गए हैं, पूर्व में जो उसने कोई व्यक्ति ने किसी कथन किया है तो उसकी प्रतिपरीक्षा, जैसे किसी व्यक्ति ने पहले कोई कथन किया है, अब बाद में अदालत में साक्ष्य देता है, उससे भिन्न साक्ष्य देता है, तो उससे जो है यह खंडन, पूर्व के कथन जो किया है उससे, उस जो साक्ष्य देता है उससे उसको खंडित किया जा सकता है प्रतिपरीक्षा में, जीरा में। जैसे का ने दरोगा के सामने यानी विवेचना अधिकारी के सामने बयान दिया है कि उसने जो है उसके सामने का ने खा को मारा है, वो देखा है, एक विवेचना अधिकारी के सामने बयान दिया। फिर अदालत में जो उसका साक्ष्य होता है, ट्रायल होता है, विचारण होता है, उसको तलब किया जाता है कि क्या उसने बयान ऐसा दिया था। अब वहां कह देता कि नहीं, हमने देखा ही नहीं, हमने बयान नहीं दिया था। तो इस समय उसका जो है यह इसके विपरीत बयान देता है, कोई कहता नहीं इन्होंने नहीं बल्कि फला ने सा और दा ने मारा है, इन्होंने नहीं मारा है। तो अब उसको खंडित करने के लिए सही कह रहा है कि नहीं, इसको खंडित करने के लिए उसका पूर्व का कथन, जो उसने पूर्व कथन किए हैं उसको दिखाया जाएगा। देखिए आपने ये पूर्व कथन किया है, वो सही है कि ये सही है। तो इससे उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी सत्यता पर आक्षेप लगाया जाता है, उसके पूर्व के कथन 145 145 प्रतिपरीक्षा में जीरा में जो कथन वो कर रहा है व्यक्ति, जो गवाह, जो साक्षी कथन कर रहा है, इसको खंडन करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, गवाह को कि असत्य बोल रहा है, तो उसके पूर्व के कथन से उसका खंडन किया जा सकता है। अब 145 145 जो है ये दो अर्थों में यूज की जाती है, इसके दो भागों में यूज की जाती है, दो भागों में इसका प्रयोग होता है, दो आशय से इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 कि स्मृति को ताजी रखना, यदि साक्षी पहले कोई कथन किया है, अब बाद में उससे भिन्न कथन करता है, तो उसके पूर्व के कथन उसको दिखाए जाते हैं, उसके पूर्व के कथन को उससे ध्यान आकृष्ट करा जाता है। अथवा न्यायालय के सामने कोई साक्षी अपना बयान देता है और उससे भिन्न बयान और जगह दिया है, तो अब न्यायालय के सामने दिखाया जाता है, यह प्रकट किया जाता है कि देखिए इसने जो बयान पहले दिया है उससे भिन्न बयान दे रहा है, इसलिए जो बयान दिया जा रहा है इसकी सीमित ठीक नहीं है, इसको याददाश्त कमजोर है, यह कमजोर साक्ष्य है, तो वह साक्ष्य विश्वसनीय नहीं। दूसरा आशा यह है कि जो बयान दे रहा है उसका खंडन जो है उसके पूर्व के बयान से किया जाए। कोई बात जब कोई साक्षी, कोई गवाह, कोई बात अदालत में, न्यायालय के सामने, विचारणा के सामने जब उसका ट्रायल हो रहा है मुलजिम का, तो अपना बयान कोई देता है और इससे भिन्न बयान जो है, जो दिया है पहले, तो उसको दिखाया जाएगा। बयान करने के बाद जब बयान उसका हो जाएगा तो उसको दिखाया जाएगा कि क्या यह आपने ऐसा बयान उसमें किया था। तो उससे जो है इस जो बयान अभी दिया है
इसका खंडन हो जाएगा, यह बयान बिल्कुल बेकार हो जाएगा इसका खंडित हो जाने पे। तो इसका प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट 154 सीआरपीसी के तहत जो है दर्ज की जाती है, जो वादी मुकदमा दर्ज कराता है, और उससे भिन्न बयान जब उसका विचारण किया जाता है तो उसका भिन्न बयान अदालत में जो बयान देता है अपना, उससे भिन्न बयान है, उससे अलग हटके है, तो उससे जो है खंडन उसका किया जाता है कि जो बयान अब मान लीजिए दिया है कि उसके ऊपर का और खाने मिलकर आक्रमण किया है, उसको चोटें आई है, एफआईआर में लिखा दिया, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा दिया उसने, लेकिन अब अदालत में जो बयान उसका होता है, अदालत में कहता है नहीं, हमने देखा नहीं कि का वो खाने उसके ऊपर आक्रमण किया है, उसको चोटें आई हैं, रात अंधेरी थी, हम देख नहीं पाए किसने आक्रमण किया। अब उससे वहां तो कहा उसने फला फला आक्रमण किया, लेकिन अब यहां बात उसने बदल दिया, तो इससे जो है खंडन उसका किया जाता है पूर्व के बयान से। नेक्स्ट, पंचनामा के कथन। पंचनामा के जो कथन है, जो साक्षियों द्वारा दिए गए हैं, पंचनामा के कथन कि हम उसमें थे, मौजूदा ऐसा थे, उससे भेद कथन कर रहा है, तो कहा जाए कि देखिए ये उसमें उपस्थित नहीं था, उसका भी खंडन हो जाएगा। और अन्वेषण के दौरान साक्ष्य, यदि अन्वेषण यानी विवेचना अधिकारी के सामने कोई बयान दिया है और नोट किया विवेचना अधिकारी ने, इससे भिन्न कथन करता है अदालत में, तो उसको एक बार दिखाया जाएगा कि आपने जो उसमें बयान दरोगा को दिया था, विवेचना अधिकारी को जो आपने बयान दिया था वो सत्य नहीं था, वो आपने दिया था कि नहीं दिया था, तो कहता मैंने नहीं दिया था, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर आक्षेप हो जाता है, तो उसकी विश्वसनीयता में संदिग्ध हो जाती है, तो उसका एक कमजोर साक्ष्य हो जाता है, तो अदालत जो है वो साधारणतः ग्राह्य नहीं करती है, वह उस आधार बनाकर किसी मुलजिम को कन्विक्ट नहीं कर सकती है, किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं कर सकती है, उसको सजा नहीं दे सकती है, उस आधार पे, उसके बयान के आधार, क्योंकि यहाँ कुछ कहा वहां कुछ कहा, तो ऐसा आदमी जो है, ऐसा साक्षी जो है अविश्वसनीय हो जाता है, विश्वास के लिए योग्य नहीं होता है, और उस आधार पे, उसके बयान के आधार पे अदालत जो है मुलजिम का, अभियुक्त को कन्विक्ट यानी सजा नहीं दे सकती। नेक्स्ट जो है पुलिस डायरी। क्या पुलिस डायरी जो है साक्ष्य में ग्राह्य है? बिल्कुल ग्राह्य नहीं है। पुलिस डायरी जो है साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। पुलिस डायरी जो है अदालत दे सकती है, और पुलिस डायरी जो है वह व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी है, बयान देने आया है कोर्ट में, न्यायालय बयान देने आया है, वह स्मृति अपनी ताजी रखने के लिए वो दिख सकता है, उस साक्ष्य के समय, परीक्षा के समय, जीरा के समय वो देख सकता है अपनी स्मृति ताजी रखने के लिए। तो पुलिस डायरी साक्ष्य में ग्राह्य बिल्कुल नहीं है। और पुलिस डायरी धारा 172 सीआरपीसी में इसको दिया गया है, इसका प्रावधान है। और अदालत जो है पुलिस डायरी जो है वो अपनी सहायता के लिए, क्या कहाँ क्या कैसे हुआ है, क्या आरोप लगा है, अपनी सहायता और सुविधा के लिए जो है पुलिस डायरी देखती है, लेकिन वो पुलिस डायरी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। और 161 के अंतर्गत जो कथन होते हैं वो भी जब तक तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती है, वो भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, क्योंकि गवाह यहाँ कुछ कहता है 161 में, और ट्रायल के सामने जो कोर्ट के सामने कुछ कहता है, तो वो भी जो है साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, लेकिन अदालत जो है उसको अपनी सुविधा के लिए देख सकती है। अब इसमें जो है प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न, प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, तो उनको कैसे पूछा जाएगा, कौन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन नहीं पूछे जा सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक है शपथ पत्र, हलफनामा,
और एफिडेविट, ये तीनों चीजें एक हैं। एफिडेविट इंग्लिश में, अंग्रेजी में एफिडेविट कहते हैं, हिंदी में शपथ पत्र कहते हैं और उर्दू में हलफनामा कहते हैं। चीजें एक ही हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब आज का सेशन इतना ही करेंगे। धन्यवाद। अब अगले सेशन में